देखो हम लोग पढ़ रहे थे रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा? रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? एक फॉर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने इनकम का पूरा ब्यौरा देते हैं, है ना। जो इनकम आप कहाँ से कमाए हो, जितनी आपके हेड्स ऑफ इनकम है, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर्स हो। फिर आप क्या करते हो, इसी के बेस पर 80C से लेके 80U की तक डिडक्शन ग्रांट करते हो, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपको बताता है, वो ब्यौरा बताता है कि आप डिडक्शन कहां से कहां तक ले सकते हो और कितने अमाउंट का ले सकते हो। मान लो कल हम बात करें थे, अगर कोई पर्सन सैलरी से इनकम कमा रहा है, उसको एरियर रिसीव हुआ है और एरियर पर टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट हो गया, कट गया, तो वो टीडीएस का अमाउंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हो कि नहीं। बट क्लेम कब करेंगे, जब आप क्या किए होंगे, आईटीआर फाइल किए होंगे। हमने आपको पढ़ाया था कैपिटल गेन में आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या करेंट ईयर में सेटअप कर लो किसी भी हेड की इनकम से। बट आप ध्यान रखो, अगर कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप उसको कहां सेटअप करोगे, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, बताए थे ना। और अगर करेंट ईयर में नहीं हो रहा तो आप उसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, अगले 8 सालों में आप उसको क्या करो, सेटअप कर लो। बट ध्यान रखो, आप सेटअप कैसे करोगे, जब आपके पास ये फॉर्म हो, आपने इसको फिल किया हो, आपने उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो तब, ठीक है। फिर मैंने आपको कल पढ़ाया था कौन रिटर्न को फाइल करेगा। हमने पढ़ाया था आपको कंपनी के केस में कंपलसरी है, कब करना है उसको, प्रीवियस ईयर में कब करना है, ड्यू डेट के दिन या उसके पहले कभी भी, ठीक है। फर्म का मतलब क्या था, इसमें एलएलपी इंक्लूड हो रहा था, ये बातें क्लियर थी आप लोग को। फिर मैंने पढ़ाया अदर के केस में क्या था, अदर के केस में आप उसकी टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे थे, बट उसमें क्या कर रहे थे आप, कैपिटल गेन की इनकम को छोड़ दे रहे थे, है ना। कैपिटल गेन की इनकम क्यों छोड़ दे रहे थे आप, क्योंकि वो इनकम कैसी है आपकी, स्पेशल या स्पेसिफाइड इनकम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ध्यान रखो, आपको पढ़ाया गया था कब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, तो उसके लिए कुछ लिमिट बताई गई थी। हमने आपको पढ़ा रखा था रेट ऑफ टैक्स का एक क्लास था आपका, उसमें आपको पढ़ाया गया था क्या क्या रेट एप्लीकेबल है ना। उसमें सरचार्ज वगैरह सब था, मार्जिनल रिलीफ सब था कि नहीं। तो वहीं पर मैंने आपसे जब रेट की बात की थी, सबसे पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात की थी। अगर कोई पर्सन जिसकी एज कितनी है, उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, 2.5 लाख रुपए। फिर प्रभु इच्छा वाले, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका, ये आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था। जब आप इसको क्रॉस कर देते हो तो आप क्या करते हो, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन में हम लोग कल बात कर रहे थे, मिस्टर राजेश हैं, एनआर थे, 82 ईयर एज थी, 1,60,000 रुपए उनकी टोटल इनकम आ रही थी। कब आ रही थी, जब उसने डिडक्ट कर लिया था 1,20,000 रुपए चैप्टर 6 से। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान दोगे आप, क्या इनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या जरूरत है। तो हमने क्या बताया भाई, इनकी जीटीआई कितनी थी, 1,60,000 प्लस 1,20,000 रुपए, टोटल इनकम इनकी कितनी आ रही है, 2,80,000। बात समझ में आ रही कि नहीं उदय। तो 2,80,000 की इनकम 2.5 लाख को एक्सीड कर गई कि नहीं कर गई। यहां पर ध्यान दोगे, ये एनआर है, एनआर के केस में क्या करेंगे हम लोग, एज तो 82 है, 5 लाख की लिमिट देखने का रिक्वायरमेंट है क्या। अगर रेजिडेंट होगा तभी एग्जेम्पशन लिमिट होगी बेसिक की 5, बाकी के केस में लिमिट कितनी है आपकी, नॉर्मल 2.5, ठीक है। ध्यान रखोगे, इसलिए इनको सोल्यूशन पढ़े आप अपना। ये बात कल मैंने आपको बताया। एज पर सेक्शन आईटीआर के लिए कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, 139 क्लॉज 1, है ना। क्या बताया गया, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम, हर उस व्यक्ति की जिसकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से, मतलब 80C से 80U की डिडक्शन को माइनस किए बिना, बगैर, ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ROI फॉर 11th असेसमेंट ईयर ऑन बिफोर द ड्यू डेट।
तो ऐसा कोई पर्सन जिसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 80C से 80U की डिडक्शन को लेस किए बगैर 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख आप नाम नहीं ले सकते हो। आप क्या नाम लोगे? बेसिक एग्जामिशन लिमिट, क्योंकि वो आपकी क्या है 2.5, 3 और 5 है ना। आज द केस में भी जैसा भी केस होगा, ठीक है। जब ये एक्सीड कर जाती है तो क्या करेंगे हम लोग? अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे। कब फाइल करेंगे? ड्यू डेट के दिन या उसके पहले। बात समझ में आ रहा है? यहां पर पढ़ोगे, अब देखो उदय, आंसर लिखना कैसे, ऐसे ही लिखना है तुम लोग को विद प्रोविजन। क्या लिखा है? ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है बिफोर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से? 2,80,000 हुई कि नहीं? कैसे हुई? जब आपने 1,60,000 रुपए नेट इनकम प्लस 1,20,000 की चैप्टर 6 से की डिडक्शन, दोनों को कंप्यूट करके ऐड कर दिया, क्या हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 2,80,000। बीच एक्सीड, क्या एक्सीड कर रही है? बीईएल। बीईएल का मतलब क्या है? बेसिक एग्जामिशन लिमिट है ना, कितनी है? जो 2.5 लाख रुपए, ठीक। देयरफॉर मिस्टर राजेश हैज फर्निश्ड हिज आरओआई फॉर द असेसमेंट ईयर, 1 साल बैक का है, ठीक है, ध्यान रखोगे। नोट देखोगे, मिस्टर राजेश की एज कितनी है? 80 साल रुपए, बट इनकी जो लिमिट है बेसिक एग्जामिशन 5 लाख रुपए नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि ये क्या है? बात समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आओ थर्ड पर, पढ़ो इसको सब लोग फटाफट। क्या लिखा है? लिखा है वेदर एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म। कह रहा है कंपनी और फर्म को छोड़कर और कोई पर्सन कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन स्पाइट ऑफ बीइंग देयर इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जामिशन लिमिट, है ना। देखो भैया, कंपनी और फर्म के केस में तो क्या है? कंपल्सरी है। बट आप ध्यान रखो, अगर कंपनी और फर्म को छोड़कर और वो कौन सा केस है जिस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है? जब बेसिक एग्जामिशन लिमिट आपकी एक्सीड ना करे। कंपनी और फर्म के केस में हमको लिमिट देखनी है क्या? नहीं, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ो, बताओ। पढ़े आंसर, पढ़े। सबके पास नोट दिया गया, अगर इधर कम दिख रहा उधर देख लो। समझ में आ रहा है प्रिया? चलो फिर, क्या बोला इसने? हाँ, क्या बोला इसने? हाँ, कंपलसरी है। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये नीचे केस दिए गए हैं, जब कंपनी और फर्म को छोड़कर कुछ केस में क्या करना है? उसको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। देखोगे, कल मैं ये भी पढ़ाया था तुमको, डिपॉजिटेड इन वन और मोर करेंट अकाउंट। एक पर्सन है जिसके पास क्या है? वो क्या मेंटेन करा है? करंट अकाउंट, ठीक है, विथ अ बैंकिंग कंपनी। उसका अकाउंट कहां पर है? या तो कहां पर है? किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में, है ना। उसकी इनकम कितनी है? बात समझ में आ रही नहीं? तुम्हारे करेंट अकाउंट में इतना पैसा है, क्या करोगे? वेट करोगे क्या आईटीआर फाइल करने का? तो क्या करना है भैया? कंपलसरी है। कब फाइल करोगे? ड्यू डेट पर या उसके पहले। इनकट फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंस फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। जिसका फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है? 2 लाख। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सैफ, कुछ समझ में आ रहा है? बुद्धि में जा रहा है? ध्यान रखो, अगर 2 लाख को एक्सीड कर गया, रोज फ्लाइट में अप डाउन किए हो, अप डाउन करे पड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, धीरू भाई अंबानी टाइप के, तो क्या करोगे? इंतजार करोगे क्या? फाइल करके बैठो, ठीक है ना। फिर बिजली का बिल कितना आता है तुम्हारा?
क्या बोला, 1 लाख की 1 लाख से ज्यादा। ये मान लो अपना ये विशाल, इसका बिजली बिल 1,01,000 आ गया, थोड़ा कम जलाए होते, 1 रुपए कम आता तो आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट ना हो। 1 लाख से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, फाइल करो। भाई 1 लाख कहां से आया होगा, जरूर तुम कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा फैलाए हो, ठीक है ना। फिर चौथा क्या है, और गवर्नमेंट जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दे, ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, आपके करंट अकाउंट में कितना है। दूसरा कंडीशन क्या है, तुम्हारा फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना, 2 लाख नहीं है, 2 लाख को एक्सीड कर रहा, मोर देन ₹2 लाख। इलेक्ट्रिक बिल कितना, मोर देन 1 लाख, फिर 1 लाख कर रहे हो, ठीक है ना। चौथा केस क्या है, और भी कोई कंडीशन जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया है। बात समझ में आ रहे हैं यहां तक, आगे बढ़ना है। फिर चौथा पढ़ोगे, वेदर एनी अदर क्राइटेरिया इज अ फैक्टर टू कंसीडर फॉर फाइलिंग आरओआई। और भी कोई क्या क्राइटेरिया है, पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिया गया, क्या लिखा है, हाँ, इफ अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, पढ़ाया गया ना तुमको। चलो खड़े हो जाओ। रोहित, रोहित तुम्हारा नाम है ना, डाउट है भी तुमको, वो रात में जो लड़का टहलता है उसके ऊपर, तुम ही थे, बताओ। रेजिडेंशियल कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था, स्टेटस पढ़ाया गया था ना इसमें। तो एक पढ़ा था तुमने आर, आर में क्या था, ओ आर एन ओ आर था। तो चलो ओ आर की कंडीशन बताओ, चलो किसका, इंडिविजुअल का। हो गया, पेट का पेपर बन रहे हो, बैठ, चलो सौरे खड़े हो जाओ। नहीं याद है किसी को, आज ये वाला चैप्टर पढ़ लेना तुम लोग घर से, बैठो। तो समझोगे कैसे तुम लोग, देखो कंडीशन, रेजिडेंट हो, देखो क्या था, 2 चीज थी, इंडिविजुअल और एचईओ जो थे वो क्या थे, 2, एक क्या था रेजिडेंट, एक क्या था नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में 2 कंडीशन थी, क्या था, एक ओआर, दूसरा क्या था एनओआर। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहां पर किसके लिए बोला, आर में ओआर के लिए, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश आरओआई। आरओआई का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक। देखोगे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल आरओआई फॉर द प्रीवियस ईयर। कब रिक्वायरमेंट है आरओआई का, क्या बताया था मैंने इसमें, इफ सच पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में किसी भी समय वो होल्ड कर रहा हो एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी एसेट जो कहां लोकेट कर रही है, आउटसाइड इंडिया, और हैज अ साइनिंग अथॉरिटी इन इंडिया इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। या तो क्या हो, वो कोई एसेट होल्ड कर रहा हो जिसका वो बेनिफिशियल ऑनर हो या अदरवाइज, और वो एसेट कहां पर है, आउटसाइड इंडिया है, साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट, वो भी कहां पर है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तुम्हारे बाबा ने तुमको एक दे दिया, उनका लंदन में एक जमीन था, दे दिया तुमको, साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है, उन्हीं के पास है ना, उससे रिलेटेड। बट कहे चलो ये तुम्हारा है, बिल उल दे दिए लिख के, तुम कौन हो गए, बेनिफिशियल ऑनर हो गए कि नहीं हो गए। तुम्हारे नाम क्या प्रॉपर्टी कर दिया क्या उन्होंने, वो कह रहे देख रहा हूं तुम्हारा चरित्र सही होगा तो तुमको प्रॉपर्टी दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। पहले देखे कंट्रोल मैनेजमेंट कर लोगे कि नहीं, जो पी के सैटरडे नाइट फुल टाइट रहते हो, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा भाई,
ये इनकम हो गई कि नहीं उसका? अगर यहां से कुछ पैसा मिला है, इनकम हो गया कि नहीं हो गया? कैसे पता कैसे चलेगा? फाइल करो, बताओ। बात समझ में आ रही नहीं? लाइट की तरफ तुम लोग ज्यादा देख रहे हो, इधर नहीं देख रहे हो, बेशरम कहीं के। इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसी एसेट है जो आउटसाइड इंडिया है, बट क्या बोला, बेनिफिशियरी कौन है? आप। तो बताओ ना, तुम्हारे पास एसेट है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, कौन बताएगा? ये तुम्हारा फॉल। ठीक है, अब एसेट की डिफिनीशन में कौन कौन सी एसेट कवर है, जरा पढ़िए फटाफट। एसेट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी इंटिटी आउटसाइड इंडिया। कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर है आप पे, तुम्हारा जमीन है, मैंने 5 लाख का शेयर खरीद के रखा था, क्यों खरीदा था? काहे खरीदे भाई? रिटर्न मिले ना हमको, प्रॉफिट नहीं, रिटर्न मिले। रिटर्न, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? लॉस भी तो हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, क्यों खरीद लिए? रिटर्न के लिए। जिसमें रिटर्न है उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, ऐसा कोई भी एसेट जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंक्लूड है। कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास, किसी दूसरे ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा कम मिलेगा, इंटरेस्ट खराब होगा कि नहीं तुम्हारा? अगर कोई एसेट है, कोई लाइसेंस तुम्हारे पास, कुछ भी है, तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं? अबे बोलते क्या नहीं हो तुम लोग, सो जाते हो क्या? अभी गलत वर्ड वही यूज करा रहे हो तुम लोग। एन इंडिविजुअल हु इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI। बट अगर ऐसा कोई बेनिफिशियल पर्सन है जो कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, अंडर 4 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1), इफ सच इनकम इज includable in the income of beneficial owner, this provision is not applicable to RNOR। अगर आप बाहर हो तो आप R होगे, बट आप OR तो होगे नहीं, क्या होगे? NOR। तो आपके लिए प्रोविजन अप्लीकेबल। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है देखोगे, एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या एनी अदर। ठीक है, एक स्कूटर रखे थे तुम, आदमी ने स्कूटर का बेच दिया, बताओ तुल्लिका श्रीवास्तव जी बताइए। तुम्हारा नाम तुल्लिका है? इंतजार कर लें, पेशेंस। बताओ बेटा, स्कूटी से चलती हो ना तुम, स्कूटर से कभी नहीं चली ना, तो स्कूटर में जरूर कोई ना कोई कमी होगी, तभी बेचा गया। भाई बताए क्या क्या कमी थी, बताएं, आप ही बताएं। दूसरे वाली तुल्लिका रिटर्न नहीं मिल रहा था, बताओ दीपांशु। उसमें गियर सिस्टम अलग था, सेल्फ नहीं था, खड़े करने में दिक्कत था, मेन स्टैंड पे लगाना पड़ता था। अब पेट्रोल कैसे करता था वो? पी लेता था वो। ये सब दिक्कतें थी। अब मान लो ये उदय अपना रखा हुआ है स्कूटर, अब मान लो स्कूटर जो है उदय ने रखा हुआ है, फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई कहे चलो इसका, अब इसको हम लोग चलाएंगे सीएनजी से, 1 लीटर सीएनजी में भी 120 किलोमीटर चलेगा। तो जो आदमी कबाड़ को इतने सहेज के रखा होगा उसको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो, बेनिफिशियल का मतलब क्या है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिससे तुमको बेनिफिट हो रहा हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अब एक मुर्गी पाले हो तुम, अंडा दे रही रोज, क्या है वो तुम्हारा? बेनिफिशियल है कि नहीं आपके लिए? डायरेक्टली है कि नहीं? बकरी पाले हो, बकरा मिल रहा है तुमको, अब डेंगू के समय में बकरी का दूध भी मिल, आदमी क्या कर रहा है?
तो पता कि नहीं, इस समय बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बकरी के दूधों का बिजनेस चालू कर दिया है। डेंगू में क्या है, कारागार है कि नहीं, देख रहे हो ना। आदमी क्या कर रहा है, मच्छर का दवा ना डालो, खूब डेंगू फैलाओ, देखो फिर खूब सेल होगा। तो बेनिफिशियल का मतलब क्या भैया, जिससे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट हो। कोचिंग से हमको क्या डायरेक्टली बेनिफिट है कि इनडायरेक्टली है? डायरेक्टली, ठीक है। बट मैडम को बात समझ में आ गई। अगर हमको नुकसान होगा तो क्या करेंगे, छटनी, कंपनसेशन और रिट्रेचमेंट। बात समझ में आ गई नहीं? उज्जवल, बेनिफिशियरी कौन है? An individual who derive benefit from the asset during the previous year and the consideration for such asset has been provided by any person other than such beneficiary। क्या मतलब हो इसका? An individual who derives benefit from the asset, ऐसा कोई पर्सन जो उस एसेट का बेनिफिट रिसीव कर रहा हो, ले रहा हो। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन। और वो कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा हो? कोई भी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी, उसके अलावा, ठीक है ना। अब हम बोले कि देखो यार दीपांशु, हम पढ़ा नहीं पा रहे, तुम पढ़ाओ, तुमको पढ़ा ही दिया गया, सब कुछ आ ही रहा है, तुम कुछ नहीं करोगे, वहां जाके खड़े होके लोगों को हंसा तो लोगे ही, आ गया ये पढ़ा रहा है। हम बोले लेकिन एक शर्त है, जो पैसा मिलेगा 50% तुम्हारा हमारा होगा। तो क्या कर रही है, लाके दे रहा कि नहीं दे रहा? कहा क्यों? हम बोले मेरा सामान किसका लगा है, मेरा लगा है ना। तो बेनिफिशियर ओनर कौन हो गया? हम हो गए। बेनिफिशियरी कौन हो गया? बात समझ में कि नहीं? ध्यान रखोगे। इलस्ट्रेशन पढ़िए भैया, इसमें क्लियर हो जाए पूरा एकदम। अपने अपने भी नोट्स में पढ़ते रहो ना, कि सब ऊपर ही पढ़ोगे, रखने के लिए दिया गया तुमको। पारस की एज कितनी है? क्या है ये? कब है? चलो बढ़ा लो 2 साल। इंटरेस्ट कितना है इनका? was credited to his non resident external account with SBI, ठीक है। कितना? being interest of EFD with SBI was credited to his saving bank account during the period. He also earned rupees 3,000 as interest on the saving account. Is Paras required to file return of income? What will be your answer if he has incurred rupees 3 lakh as travelling expense of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? उसका फॉरेन का ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3 लाख हो गया है, क्योंकि उसका और उसके बच्चे का, स्पाउस है क्या, सिर्फ स्पाउस का, बच्चे का। और क्या कर रहा है वो, रुका किसके यहाँ है? अपनी मैरिड डॉटर के। ठीक है, बताएं भाई। कोई बता नहीं रहा है हमको, काम चल नहीं पाएगा इससे। पढ़ के भी नहीं बता पा रहे हो अगर तुम लोग, तो फिर कैसे बताओगे भाई? इतने बड़े बेशरम हो तुम लोग, महान नालायक हो। An individual is required to furnish a return of income under section 139(1) if his total income before giving effect of the deduction under chapter 6A or exemption under section और sections, ये सब बताए गए किसके? कैपिटल गेन के। ठीक है, अब ध्यान दो आप, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, स्पेसिफाइड इनकम और 80C से लेकर TU की डिडक्शन को छोड़कर, तो ध्यान रखो आप, क्या है ये? तो 2.5 लाख का एग्जेम्पशन रहेगा ना। इसका इनकम बताए कहां पर? यहां पर तो बताओ भाई,
का है नॉन रेसिडेंट का पहला है ना। ये अकाउंट कौन मेंटेन करने कह रहा है? एसबीआई। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आपको यहां मैंने लिखा दिया है, एज्यूमिंग दैट मिस्टर पारस हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन द एफोरसेड अकाउंट। ठीक है, कि अपना अकाउंट तुम मेंटेन करो। इंटरेस्ट कितना मिला उसको? एफडी कराया था एसबीआई में 30,000 रुपये, सेविंग बैंक से कितना मिला? 3,000। टोटल कितना हो गया? डिडक्शन कहाँ की मिल गई? इंटरेस्ट की। सेविंग अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपये, ठीक है, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या उससे कम, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10,000 रुपये की। ठीक है, कहां पर डिडक्शन ये बताई गई? टीटी। तो ध्यान रखो, आपको 3,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिल गया टीटीए के अकॉर्डिंग, तो आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल कितनी हो गई? 30,000 रुपये टैक्स लगाना पड़ेगा? नहीं। सिंस द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पारस, ठीक है, बिफोर गिविंग इफेक्ट इंटर आलिया टू द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। लिमिट कितनी है आपकी? 2.5 लाख है ना। क्या वो 2.5 लाख को एक्सीड किया है? जब 2.5 लाख की इनकम को एक्सीड कर ही नहीं रहा है वो, तो आप टैक्स लगा कह सकते हो? बताओ भाई। तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी होगा उसका। बात समझ में आ रही है? नोट पढ़े ध्यान से। ₹2,28,000 रुपए का इंटरेस्ट उसके रखा है एसबीआई के बैंक अकाउंट में, जो वो आरबीआई से परमिशन लेके रखा हुआ है। ये बात हमने एजेम्पशन में मान ली है। अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो टैक्सेबल हो सकता है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, वो लिखा हुआ है वहां पर, तो आपको एजेम्पशन लेना है। ठीक। हाउएवर इन केस ऑफ हिज ही हैज नॉट बीन सो परमिटेड द सेड इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है ना। अगर वो नहीं बोला होता तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाता? टैक्सेबल। इन सच अ केस हिज टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट इंटर आलियर टू द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वुड बी 3,21,000। उस केस में उनकी इनकम कितनी हो जाती? 3,21,000, विच इज हायर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो तुम्हारी 2.5 लाख है उसको एक्सीड कर जाती, हिट कर जाती। ठीक है, इस केस में उसको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता। इफ ही हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹3 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल of self and spouse, he has to mandatory file his return of income on or before the due date। ठीक है, अंडर सेक्शन 139। और अगर उसका खर्चा कितना है? 3 लाख रुपए फॉरेन सोर्स पर लिखा है ना इसने। ये देखो, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है कि तुम्हारा आंसर क्या होगा अगर उसका इंटरनेशनल खर्चा, इंटरनेशनल सॉरी हाँ, ट्रेवलिंग का एक्सपेंस जो खर्च कर रहा है कितना है, एक्सीड कर जा रहा है 3 लाख। तो भाई आपकी लिमिट तो 2 ही लाख की है ना, तो एक्सीड कर गया कि नहीं कर गया? तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है कि नहीं है? यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। बताएं भाई, जनता को अगर कोई डाउट हो, जवाब मांग रही हो तो बताएं। जनता जागरूक हो गई है? कोई दिक्कत नहीं? फिर चलें देखें भाई, ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की? दिख रहा है गौरी? बड़ा चश्मा लगवाना पड़ेगा। आदर्श, बैटरी वैटरी फाइल होता है कि नहीं, कि बस सब जीएसटी ओएसटी बचाना हो तो संपर्क कर सकते हो, खुद ही चुरा ले रहे होगे। ये हमारी बेटियां देखो, ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम टैक्स की ऐसी की तैसी कर देंगी। गजब प्रिया, शाबाश बेटा, आने वाले समय में टैक्स कंसल्टेंसी का काम करेगी। बताएं भाई साहब।
4-5 बातें इसमें कह रहा है कंपनी अदर देन कंपनी रेफर इन पॉइंट नंबर 4, इसको छोड़कर कब फाइल करना है? बापू के बर्थडे वाले मंथ में, ठीक है ना, 31 अक्टूबर, ठीक है। असेसमेंट ईयर जब भी हो आपका उस ईयर में 31 अक्टूबर को, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी, कंपनी को छोड़कर अगर कोई पर्सन है whose account are required to be audited under the Income Tax Act 1961 और एनी अदर लॉ इन फोर्स, है ना, जिसके अकाउंट की क्या करानी है आपको? ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग या किसी और लॉ के अकॉर्डिंग जो उस समय चल रहा हो, उसकी भी डेट क्या है? पार्टनर ऑफ द फर्म हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, ठीक है ना। कौन है ये? पार्टनर है फर्म का, जिसके अकाउंट का ऑडिट कराने का रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, या कोई और भी लॉ है उसका भी क्या भैया? एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट रेफर टू सेक्शन 92E, ठीक है। तो इनका कब है भाई? तो ध्यान दो, 3 लोगों का 31 अक्टूबर। पहला किसका? कंपनी का। दूसरा किसका भैया? कोई भी पर्सन जिसके ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्या है? कोई भी पार्टनर जिसके ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। फिर ऐसा कोई एसएससी है जिसके लिए रिपोर्ट 92E के अकॉर्डिंग फर्निश करना है, उसका कौन सा भैया? 30 नवंबर। बाकी जो बच गए, कौन कौन बच गए? कंपनी को छोड़कर सभी तो बच गए। कब है उनका? कल ये तुमने बताया था। यहां तक कोई दुख की बात हो बताएं आप लोग। याद हो गया सबको? कोई दुख की बात नहीं है यहां पर। अब यहां तक कल पूछा जाएगा आपसे, डंडा की भी व्यवस्था रहेगी, प्रसाद और साथ मिलेगा, आप लोग ग्रहण करने आए जरूर। कल आपकी टेस्ट की क्लास 12 से रहेगी, 12 से 1, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत की बात है? अब जाके थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद बात करें, ठीक है ना। हाँ उदय, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो बताओ। कुछ पूछना है किसी को? 12 जुलाई तुम लोग की क्लास चालू हुई है। क्या नाम है चैप्टर का?